हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का। तो आज क्लास दूसरी होने वाली है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें बैंकिंग की, तो बैंक दर क्या होती है इसे जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि बैंक दर क्या होती है। बैंक दर आपकी आरबीआई इस दर पर सदस्य बैंकों को स्वीकार्य प्रतिभूतियों का ऋण देता है। जी हाँ दोस्तों, हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करे देखें दोस्तों। बैंक दर क्या होती है आपकी, जिसमें आरबीआई सदस्य बैंकों को स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है, ये आपकी बैंक दर होती है दोस्तों। अब बात करें रेपो रेपो दर क्या होती है। इस दर पर सार्वजनिक एवं निजी बैंक अल्प अवधि के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, बैंक दर जिस जहां आरबीआई सदस्य बैंकों को ऋण देता है। और रेपो दर क्या होती है, इस पर सार्वजनिक एवं निजी बैंक अल्प अवधि के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं, ये रेपो दर होती है। आगे बात करें दोस्तों, रिवर्स रेपो दर क्या होती है, जिसमें बैंकों द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि को रिजर्व बैंक जमा करने पर रिवर्स रेपो रेट से ब्याज मिलता है दोस्तों। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो दर होती है जब बैंकों के पास अतिरिक्त राशि हो जाती है तो वो अपनी राशि को रिजर्व बैंक में जमा करते हैं। तो रिजर्व बैंक में जब जमा करते हैं तो वहां पे उनको रिवर्स रेपो दर से ब्याज मिलता है दोस्तों। रिजर्व बैंक द्वारा उनको ब्याज दिया जाता है, ये आपकी रिवर्स रेपो दर होती है। आगे बात करें दोस्तों, सीआरआर। सीआरआर क्या होती है, नगद आरक्षित अनुपात। सीआरआर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नकद आरक्षित अनुपात, इसे भी याद रखेंगे। प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, जिसे नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों एसएलआर की। एसएलआर क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर बैंकों को अपनी जमा राशियों को कम से कम 25% अधिकतम 40% के बराबर प्रतिभूतियों के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। यह दर वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर है। आगे बात करें, 23 जनवरी 2007 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके बैंकों के लिए एसएलआर की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी। वर्तमान में वर्तमान में इसकी दर 21.5% है, आप याद रखेंगे। आगे बात करें दोस्तों, प्राइम लेंडिंग रेट पीएलआर। प्राइम लेंडिंग रेट पीएलआर किसी भी बैंक के लिए प्राइम लेंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार है। यह दर एक प्रकार से आधार दर के रूप में कार्य करती है, जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। ये आपका पीएलआर होता है, प्राइम लेंडिंग रेट। अब बात करते हैं आगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में दोस्तों। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो बात करें इसकी, इसे क्या बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना पूछ लेता है कभी कभी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को। अब बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसे भी देख लेंगे कि इसके 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। सी डी देशमुख राष्ट्रीयकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे। बात करें आगे, रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये भी आप याद रखेंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं जिनके मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में है। ये भी आप याद रखेंगे कि केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त जो आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं जिनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में आरबीआई करेंसी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम निधि पद्धति अपनाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में बात करते हैं। क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, साख नियंत्रण करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों का बैंक। आगे विदेशी विदेशी विनिमय पर नियंत्रण और आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन करना, ये इसका कार्य होता है। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक से जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहीं से परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसको ध्यान रखना है।
स्थापना कब हुई, बैंक को बैंक किसे कहा जाता है, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में। आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आगे बात करें दोस्तों, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये आपका एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एफएओ किसका संक्षिप्त रूप है, एफएओ की फुल फॉर्म बता दीजिए दोस्तों। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एफएओ की फुल फॉर्म है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता कौन है, तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए, क्या होता है वैश्वीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये आपका वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एसबीआई बोलते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का योजना आयोग क्या है, भारत का योजना आयोग क्या है, एक सलाहकार संस्था है दोस्तों, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, एक सलाहकार संस्था। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह है कुटीर उद्योग, ये उद्योग जिसका भारत में प्रथम उद्योग है जिसका विकास हुआ। आगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है आपकी, लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया, तो 1998 से 99 के बीच किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण, जो सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और अवरोध हैं उनको हटाना क्या कहलाता है दोस्तों, उदारीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों तक। आगे बढ़ते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो जिसमें कृषि का जो ऋणात्मक विकास देखा गया, तो ये थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ, भारत में फसल बीमा, जो फसल आपकी बेकार हो जाती है बारिश से या आंधी तूफान ओला पड़ने से, तो जो फसल नष्ट हो जाती है, तो वहां भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया, ये 1985 में किया गया था दोस्तों। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हमने पहले ऊपर बात कर ली 1 अप्रैल 1935 कलकत्ता, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरित क्रांति से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है जो कि मैक्सिको के हैं, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में यदि विश्व की बात करें कौन है हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में यदि हरित क्रांति के जनक की बात करें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। बात करें हरित क्रांति भारत में, हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रम का एक समुच्चय था, ये आपका हरित क्रांति थी। आगे बात करें, मैक्सिको पद्धति को अपनाया गया था हरित क्रांति में, मैक्सिको पद्धति को, ये भी याद रखेंगे। भारत में द्वितीय हरित क्रांति 28 जुलाई 2000 को इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसके जनक एम एस स्वामीनाथन है, तथा इसका उद्देश्य अन्य क्रांति पर नियंत्रण रखना है, इसका उद्देश्य। तो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, ये द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, अन्य क्रांतियों पर नियंत्रण रखना, इसके जनक एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। इसकी शुरुआत 1970 में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1970 में ऑपरेशन फ्लड के तहत हुआ। इसका उद्देश्य दूध के उत्पादन को बढ़ावा व पशुओं की नस्ल में सुधार करना था, इसका उद्देश्य क्या था श्वेत क्रांति का, दूध के उत्पादन को बढ़ाना और पशुओं की नस्ल में सुधार करना, इसका उद्देश्य था। जनक है इनके वर्गीस कुरियन, और शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड के तहत हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों थोड़ा जो कि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में।
यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा दोस्तों आंसर। तो इसका आंसर होगा जुलाई 1991। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी कौन देता है? तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा एगमार्क। आगे बढ़ते हैं। भारत भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं खनिज तेल के? तो दोस्तों ये आपके असम एवं गुजरात हैं। आंसर हो जाएगा असम एवं गुजरात। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए जल्दी से। भारत में बड़ी इलायची भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर आंसर ए हो जाएगा सिक्किम दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, सपोर्ट करते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों? प्लास्टिक मुद्रा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका एटीएम। प्लास्टिक मुद्रा एटीएम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? ये बताना है आपको, बताइएगा। 1985, 1975, 1990 या 2011 कब की गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना? तो इसका आंसर दोस्तों आंसर बी हो जाएगा 1975। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की जो आधार संरचना का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? कृषि द्वारा, सेवाओं द्वारा, उद्योग द्वारा या तीनों द्वारा? तो जो आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो बेस स्ट्रक्चर होता है उसका निर्माण जो होता है वो तीनों द्वारा होता है, कृषि द्वारा, सेवा द्वारा और उद्योग द्वारा, तीनों द्वारा इसका होता है। तो आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत को किन उद्योगों के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किन उद्योगों के क्षेत्र में? तो बताइएगा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि किन उद्योगों के क्षेत्र में अधिकतम सफलता मिली है? तो आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिकतम सफलता मिली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्य में ज्यादा चाय के बागान हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं? तो जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं, तो बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम में चाय के बागान सबसे ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। आगे बात करें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में अधिकतम बेरोजगारी कौन सी है? चक्रीय, संरचनात्मक, तकनीकी या घर्षणात्मक? तो बताइए जल्दी से। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है तो इसका आंसर बी हो जाएगा संरचनात्मक, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? जल्दी से बताइए, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट से संबंधित है ये बुल एंड बियर। आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? आर्द्र कृषि किस राज्य में होती है ये बताना है आपको। केरल, असम, बिहार, गुजरात किस में होती है भारत? तो ये आर्द्र कृषि आपकी केरल में होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। काजू काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा राज्य है? असम, आंध्र प्रदेश, गोवा या केरल? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, केरल है काजू का। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये बताना है आपको। भारत किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा गरीबों का प्रतिशत है। आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? बताइए जल्दी से। उदारीकरण का अग्रदूत, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पी चिदम्बरम, अमृत सेन, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जल्दी से बताइएगा। सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र? तो किसका योगदान सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। आगे बात करें। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक
किस अर्थशास्त्री की देन है? बताइए जल्दी से। महबूब उल हक, अमित सेन, जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए। भारत मानव विकास सूचकांक, तो ये आपका महबूब उल हक पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान से हैं, इनकी देन है ये मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।